हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क के सेट नंबर 1 जो बिहार बिजली विभाग द्वारा निकाला गया है, उनका सेट प्रैक्टिस 1 देखेंगे। इसमें समान ज्ञान 20 क्वेश्चन, मैथ 20 को और हिंदी 10 और समान अंग्रेजी 10 है और रीजनिंग 20 और कंप्यूटर 20, इतना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? दोस्तों, विटामिन को दो समूहों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है एडेक, याद रखना। क्या याद रखना है? एडेक। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? विटामिन सी है जो जल में घुलनशील विटामिन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। बनावली डॉट राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो हरियाणा में, कहाँ में? हरियाणा में। निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो बृहदान्त्र श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बृहदान्त्र को बड़ी आंत के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंग है जो मानव शरीर में पाचन तंत्र का भाग है। ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसी ठोस का आकार आकृति निश्चित होते हैं, वह स्वतः परिवर्तित नहीं होते हैं, यह कथन सही है। ठोस का आकार आकृति निश्चित होते हैं, स्वतः परिवर्तित नहीं होते हैं। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसको कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो अधिकांश ठोसों में कण एक व्यवस्थित अवस्था में एक साथ कसकर बंद होते हैं। एक ठोस में अलग अलग परमाणुओं, आयनों, अणुओं की गति एक निश्चित बिंदु के बारे में कंपन करती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 है जो गलत है। जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को चोल शिलालेखों में डॉट के रूप में वर्णन किया गया है। तो पालीछंदम के रूप में वर्णन किया गया है। डॉट सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामुदायिक नृत्य है। तो हो जाएगा मरुनी। क्या हो जाएगा? मरुनी। मरुनी नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग, असम, भूटान और म्यांमार के निकट प्रचलित एक लोकप्रिय नृत्य है। इन क्षेत्रों में रहने वाले नेपाली समुदाय का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। यह मूल रूप से त्योहार उत्सव के दौरान किया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो स्वामी दयानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश एक प्रभावशाली धार्मिक नेता थे, समाज सुधारक थे और आर्य समाज के संस्थापक थे। जो कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। राजा रुद्र दमन डॉट वंश से संबंधित है। तो शक वंश से संबंधित है। भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को बीना नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? तो सरस्वती माँ का। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो मिर्गी। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम डॉट के अंतर्गत किया गया था। तो 2014 के अंतर्गत किया गया।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014, जिसे आमतौर पर तेलंगाना अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डॉट में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय भूमि के किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलंगो आदिगल द्वारा लिखा गया है? तो शिल्पपादिकारम, शिल्पपादिकारम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति जिले के रायगढ़ उपखंड में स्थित एक पर्वत है। सजीवों के संदर्भ में ट्रिडोफाइटा वर्ग डॉट जगत का भाग होता है। तो ट्रिडोफाइटा वर्ग प्लांटी जगत का भाग होता है, प्लांटी जगत का भाग होता है। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो तोसली में थी। कहाँ थी? तोसली में। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तोसली में थी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में डॉट द्वारा किया गया था। जो इसके सचिव बने थे तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। उज्जैन शहर को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित उज्जैन लगभग 600 ईसा पूर्व मध्य भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा। यह प्राचीन अवंती साम्राज्य की राजधानी थी, जो 16 महाजनपदों में से एक था। आश्रम में रिजर्व बैंक ऑफ केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहले कहाँ था? कलकत्ता। यहाँ से मैथ शुरू होता है। एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया तथा पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 है। संयोजन वार्षिक मतलब ब्याज का दर पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे चौथे वर्ष का ब्याज कितना है? 6,000 रुपया। और पांचवें वर्ष का कितना है? तो एक वर्ष का साधारण ब्याज निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 750 रुपया। एक वर्ष का कितना हो जाएगा? 750 रुपया। ब्याज की दर पूछ रहा है, ब्याज की दर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा ब्याज की दर बराबर? तो दर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रेट बराबर SI गुने 100 बटा T गुने मूलधन। मूलधन तो समय एक वर्ष, मूलधन क्या हो जाएगा? 6। तो मूलधन 6,000 रुपया मान लीजिए, ब्याज यहाँ पे 750 रुपया और समय एक वर्ष, क्योंकि मूलधन पहले वाला ही माना जा रहा है। तो यहाँ पे निकालिएगा तो राइट आंसर आएगा 12.5%। यह सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसे हल करने पर क्या होगा? तो इसे हल कीजिएगा तो 8 आएगा। 4200 की एक राशि साधारण ब्याज 3 वर्षों में इतना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगा? तो सबसे पहले ब्याज निकालिएगा। तो ब्याज निकालिएगा तो अंतर निकालिएगा तो ब्याज का अंतर कितना आएगा? तो ब्याज घटाने पर आएगा 882 रुपया। समय आपको कितना दिया है? 3 वर्ष। समय कितना दिया है? 3 वर्ष। मूलधन 4200 और ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज की दर निकालिएगा, कितना आएगा? 7%। 24 की छोटा कर रहे हैं। नीचे दिए गए डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। बचत और व्यक्तियों की
प्रति व्यक्ति बजट का माध्य क्या होगा, मतलब औसत क्या होगा। तो देखिए सभी को गुना करना है और गुना करके जोड़ना है, तो व्यक्तियों की संख्या से भागा देना है और इसमें गुना करना है। मतलब आपको इसे मान लेना है क्या, तो एफ और इसे एक से, और माध्य का फॉर्मूला लगा देना है एफ एक्स बटा एफ सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ से हल कीजिएगा तो आएगा 23.21 23.21। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में करता है। ए और सी मिलता है कितना दिन में करता है, 120 दिन में। सी प्लस ई मिलता है तो 30 दिन में करता है, और ए प्लस ई मिलता है मतलब तो 160 दिन में। ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद कार्य निकलेगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे जो कार्य आएगा उससे भागा दीजिए, एफिशिएंसी निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2a प्लस बी प्लस सॉरी सी प्लस ई, एक दिन का कार्य यहाँ से निकल जाएगा और उससे डिवाइड कीजिएगा तो तीनों का कार्य आएगा। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपका 960/13 दिन, ऑप्शन नंबर सी। तो जूम किया हुआ छोटा छोटा है। मोहित एक मोहित एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है तथा बी स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। ए तथा बी के मध्य दूरी क्या होगा दोस्तों, तो ए तथा बी के मध्य दूरी हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। यह सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसे हल कीजिएगा तो 5/8 आएगा। सबसे पहले कोष्टक का हल कीजिएगा, फिर का हल कीजिएगा, फिर इसके साथ हल कीजिएगा तो आएगा 5/8। यदि ए बी से 20% कम है तो इतना का मान क्या होगा। तो दोस्तों मान लिया बी 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80। बी अगर मान लिया तो 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 80। अब यहाँ पे हल करके रखिए, हल कीजिए, बी का मान 100 दीजिए, ए का मान 80, तो हल कीजिएगा तो 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29 है, 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा करता है। 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे काम को 9 दिन में पूरा करता है। कितने व्यक्ति समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर देगा। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला md और d1 का फॉर्मूला रहेगा, तो m1 d1 बटा w1 बराबर m2 d2 बटा w2। अब यहाँ पे हो जाएगा 12 गुने 9 बटा आधा काम करना है तो 1/2 किया इतना में। अब यहाँ पे हो जाएगा m2 निकालना है गुने 6, और कार्य कितना पूरा करना है 1 का, मतलब एक काम टोटल है। तो यहाँ से हल कीजिएगा तो m2 का मान आएगा दोस्तों 36 से। कितना आएगा, 36। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है 4:3:2। यदि त्रिभुज का परिमाप इतना है तो भुजा को हम मान लेते हैं 4x 3x और 2x। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 2x, और इतने बराबर क्या हो जाएगा 63। तो यहाँ से x के मान निकालिएगा तो x के मान आएगा 7। पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो 7x। तो यहाँ पे x के मान दीजिएगा 7, तो क्या आएगा 28 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे दिए गए
बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों y1, y2, y3, y4, y5, y6 तथा y7 के लिए व्यक्त राजस्व के अनुपात में दर्शाया गया है। तो कहता है लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम होगा? तो लाभ y7 का सबसे न्यूनतम होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% का लाभ बेचा जाए तो छूट प्रतिशत क्या होगा? तो 25% आएगा, निकालिएगा तब। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगा? देखिए शंकु का आयतन दिया हुआ है दोस्तों, तो आयतन की तुलना आयतन से कीजिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा? 1232। आर का मान नहीं एच का मान दिया है 24 सेंटीमीटर है। एच का मान पूछिए, पुट कीजिए और पाई का मान 22/7 रखिएगा। तो आर का मान निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु इतना वर्ष बढ़ जाती है, नए लड़के की आयु क्या होगा? देखिए 12 वर्ष के लड़कों को नए लड़के में बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु कितना बढ़ जाता है? 1.5 बढ़ जाता है। तो इसकी नए लड़के की आयु क्या होगा? तब 12 लड़के के में टोटल 18 तो इतना बढ़ जाएगा, 1.5 बढ़ जाएगा। तो इससे मल्टीपल कीजिएगा तो नए व्यक्ति आएगा। तो क्या आ जाएगा? इससे 39 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के के से बदलते हैं तो सर 18 लड़कों की पहले औसत आयु निकालिएगा और 1.5 वर्ष बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 12 को 1 से मान लीजिएगा तो 39 वर्ष आएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर की हो। यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगा? ये भी वही बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा? 2464। यहाँ से एच का मान 24 दीजिएगा तो आर का मान यहाँ से निकलेगा। तो आर का मान हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। तो y का मान क्या होगा? तो 8 संख्याओं का औसत कितना है? तो 8 संख्याओं का औसत योग हो जाएगा 8 × 44। यदि प्रत्येक में y जोड़ा जाए, जैसे ही y जोड़ा जाएगा तो औसत आयु कितना हो जाएगा? 47। तो ये हो गया। और डिवाइडेड भी कितना से होगा? तो 8 से ही होगा। यहाँ से हल कीजिएगा तो 3 आएगा। y का मान कितना आएगा? 3। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगा? जब भी सबसे बड़ी से बड़ी पूछेगा तो घनाभ का आयतन निकालिएगा। क्या निकालिएगा? घनाभ का आयतन घनाभ का विकर्ण निकालिएगा। तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ निकालिएगा तो आपका राइट आंसर आएगा 25। कितना आएगा? 25 मीटर। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। वह 84 किलोमीटर घंटा की गति से समान दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो 8 घंटे की समय लेंगे। थोड़ा सा इसमें प्रिंट छूटा हुआ है। रमेश 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदता है तब उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 135 रुपया। एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 86.67% अधिक है।
अब यहाँ से हिंदी क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। आलोचना करने वाला क्या होता है? तो आलोचक होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। उसके पास सब कुछ था किंतु वह सब खो गया। तो नहीं, जो उसके पास था वह सब खो गया, यह मिश्रित वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अगम्य क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी शब्द है। इतना सूक्ष्म लिखा हुआ है ना, छोटा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। आग लगाकर पानी को लेकर दौड़ने का अर्थ क्या होता है? तो पहले झगड़ा करवाना, फिर शांति का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। दिए गए वाक्य में अब यह ज्ञात कीजिए, घर के अंदर लड़की बैठी है, कौन सा होगा? तो संबंध बोधक हो जाएगा। क्या होगा? संबंध बोधक। निम्नलिखित में विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है? तो विराम का अर्थ होता है ठहराव। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। दिए गए शब्द का युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। कोश, कोश। तो खजाना शब्दों का संग्रह होगा। क्या हो? खजाना शब्दों का संग्रह। 48 को गद्यांश को पढ़िएगा और इसको उत्तर देना है। गद्यांश को पढ़ने पर क्वेश्चन पूछा है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 मई 1861। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान क्या थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर महान एक गायक थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान गायक थे। इनके पुस्तक क्या था? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए। अच्छा, ये गायक नहीं होगा, क्या होगा? कवि होगा। अब रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। MHWKJUILSGNQ। तो अगला क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसमें m के बाद -2 किया गया, फिर -2 किया गया, और तो g में -2 कीजिएगा तो क्या आएगा? e। उसी प्रकार h में -2 किया गया, सॉरी से +2, तो +2 किया गया तक h में, तो j, फिर +2, तो n में +2 करिएगा तो क्या बनेगा? p। फिर निचला में w में देखिए, w में यहाँ से u लिखा है तो -2 करके लिखा है, तो q में -2 कीजिएगा तो क्या आएगा? o। इस प्रकार क्या होगा? EPO। EPO ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा रेखांकित चिन्ह दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही दर्शाता है? ऑस्ट्रिया डेनमार्क देश। तो देश के अंतर कौन आ जाएगा? ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। ऑस्ट्रिया तथा डेनमार्क दो अलग अलग देश हैं, तो देश के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। मगरमच्छ, शेर, बाघ, लोमड़ी। तो असंगत क्या होगा? मगरमच्छ सरीसृप वर्ग के जीव है, जबकि अन्य स्तनधारी वर्ग के जीव हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। देखिए, 8 दोस्त ABCD और मतलब जी दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं।
ए एफ के सामने है और बी के दाएं तीसरे स्थान पे है, जी एफ और डी के बीच है, एच डी के बाएं और ई सी और ए के बीच है, सी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो इसे हल कीजिएगा दोस्तों तो एफ आएगा, क्या आएगा एफ। सी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन आएगा तो एफ। इतना सूक्ष्म करने पड़ेगा ना इसमें सेट में। पटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्र दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्र को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पे पटर्न कैसा दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 15 को लिखा है 270, तो 13 को कैसे लिखेगा दोस्तों। 15 गुने 15 प्लस 3 को गुना किया है तो 270 आया। उसी प्रकार 13 गुने 13 प्लस 3 मतलब 16 और 13 को गुना कीजिएगा तो 208 आएगा। कितना आएगा 208। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। मेमना उछलना तो चूहा किससे संबंधित है, जिस प्रकार मेमना का संबंध उछलना से है उसी प्रकार चूहा का संबंध दौड़ना से है। किससे, दौड़ना से। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों को भरे या और श्रृंखला को पूरा करे। 7 8 16 43 के बाद क्या होगा, देखिए 7 के बाद +1 बढ़ा, फिर +8 बढ़ा, फिर +27 बढ़ा, मतलब 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू, तो 4 के क्यू क्या हो जाएगा 64। तो 64 43 में जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 107 आएगा। कितना आएगा 107। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन विकल्पों में दिए गए दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। माइनस और भागा को आपस में बदलिएगा तो 43 आंसर आएगा। देखिए जे के एलिमेंट और सच शिक्षक हैं। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं कि किसी एक क्रम में पढ़ाते हो। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाते हो। तो इसे आगे पढ़िएगा तो कौन सा विषय पढ़ाते हैं, तो एल गणित विषय पढ़ाते हैं। क्या हो जाएंगे, गणित विषय पढ़ाते हैं। कथन निषेध कीर्तन रेड ध्यान देखिएगा। सभी तितलियां सरीसृप हैं। सभी तितलियां क्या हैं, सरीसृप हैं। और सभी सरीसृप स्तनपायी हैं। तो सभी स्तनपायी तितलियां हो सकते हैं, नहीं। सभी तितलियां स्तनपायी हो सकते हैं, तो हाँ। तो इस प्रकार केवल निष्कर्ष क्या होगा, दो अनुरक्षण करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। एक निहित कूट भाषा में टॉर्च को 68 के रूप में लिखा जाता है। TOECH को 68 लिखा जाता है। तो 68 लिखा गया कैसे, सबसे पहले इसे नंबरिंग करके योग करें। तो नंबरिंग करके नहीं, इसको विपरीत करके लिखा गया है। जैसे T का विपरीत क्या होगा G, O का भी A, O का क्या होगा L, U का क्या होगा F, और C के क्या होता है X, और H का S। इस प्रकार विपरीत के स्थानों को योग कीजिएगा तो 68 आएगा। तो उसी प्रकार ईरर को कैसे लिखेगा, तो ई का विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो भी। आई का विपरीत क्या होगा आर, आई और एल आई। इसे विपरीत करके जोड़िएगा तो 61 आएगा। कितना आएगा 61 आएगा।
निम्न अक्षर समूहों में से कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है? तो 63 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब एफ है। ठीक है, एफ को छोड़कर प्रत्येक युग में एक स्वर्ण वर्ण है। ध्यान दीजिएगा तो सभी में स्वर्ण वर्ण, इसमें स्वर्ण वर्ग नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों को भरे और श्रृंखला को पूरा करता है। 3, 18, 48, 93, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, पहले 15 प्लस बढ़ा, फिर प्लस 30 बढ़ा, फिर प्लस 45 बढ़ा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 60, तो 93 में प्लस 60 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 153। एक निश्चित कूट भाषा में सुम को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इस पे क्योंकि इसे पलट कर लिखा गया है, तो 65 की क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। वह विकल्प चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ईरान रियाल, तो इराक के क्या होगा? तो जिस प्रकार ईरान की मुद्रा रियाल है उसी प्रकार इराक की मुद्रा दिनार है। क्या है? दिनार। ये भी सिटी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो देखिए, सी का विपरीत क्या होता है? एक्स। जी का विपरीत क्या होता है? टी। के का विपरीत पी। तो यहाँ भी जी का विपरीत क्या हो जाएगा? तो जी टी रो टी। आई का विपरीत क्या होगा? आर। एम के विपरीत क्या होगा? एन। तो टी आर एन कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3। दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें तो 24 को छोड़कर अन्य सभी 13 से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पे आएगी। तो अगले स्थान पे आने वाली संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब रीजनिंग खत्म हुआ। अब है हिंदी इंग्लिश 10 के ऊपर। तो 71 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि आप पहले सेट में जानते हैं, इंग्लिश हम नहीं कर पाते, सिर्फ आंसर बताते हैं। तो 72 की क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। 73 की क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। और 74 की क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और 75 की क्या होगा? तो 75 के ऑप्शन नंबर ए। छिहत्तर की क्या होगा? 76 का ऑप्शन नंबर 4। और 77 की क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। 78 बताइएगा, तो 78 क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। 79 क्या होगा दोस्तों? 79 का ऑप्शन नंबर 8। और 80 को होगा ऑप्शन नंबर 4। अब है कंप्यूटर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिए गए फोल्डरों में अप्रसेचित मेल को डॉट डॉट फोल्डर में स्टोर किया जाता है। तो उपयोगकर्ता के ईमेल क्लाइंट के साथ ड्राफ्ट पर नहीं भेजे गए मेल को ड्राफ्ट फोल्डर या आउट बॉक्स में संग्रहित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ड्राफ्ट फोल्डर में स्टोर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउजर में करंट टैब से बाईं और एक ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस पेज अप का प्रयोग किया जाता है। सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे
एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। MS एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट को ध्यान से पढ़े और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्न के सबसे उपयुक्त विकल्प को उत्तर दे। तो 84 के देखिएगा, 10 अंकीय मान वाले से क्या एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। MS एक्सेल 2010 के विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल्स की संख्या की गणना डॉट डॉट को उपयोग करने की जा सकती है। तो कॉन्टिफ की गणना के लिए किया जाता है। MS एक्सेल 2010 में कंट्रोल प्लस एच का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? कंट्रोल प्लस एच। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन का उपयोग सेल को संपादित करने के लिए किया जाता था। तो F2 फंक्शन की मतलब चाबी का उपयोग सेल को संपादित करने के लिए किया जाता था। MS एक्सेल 2010 के टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर उपयोगकर्ता विभिन्न मानों को कॉलम को फिल्टर कर सकते थे। MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है? तो 400%। कितनी होती है? 400%। एक मौजूदा MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस F11 का। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में हाइड और रिफ्लेक्स डायलॉग बॉक्स खोलता है? तो कंट्रोल प्लस H। इंटरनेट के संदर्भ में FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणामी सूत्र 1 होगा। क्या होगा? 1। MS एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल को सामग्री को प्रदर्शित करता है? तो 94 का हो जाएगा फार्मूला वर्ड। चयनित सेल सामग्री को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी के किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? तो क्लिप बोर्ड। क्या हो जाएगा? क्लिप बोर्ड। जब आप MS एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस इंटर कुंजियां दबाते हैं तो क्या होगा? तो कर्सर ऊपरी सेल में चला जाएगा। चयन बॉक्स कहाँ जाएगा? ऊपरी सेल में चला जाएगा। MS वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं? MS वर्ड की एक टेबल में कॉलम की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? कॉलम की संख्या 1 होती है। और तालिका में 63 कॉलम हो सकता है, लेकिन पंक्तियों की संख्या असीमित होती है। सभी एक्सेल फंक्शन फार्मूला टैब के तहत फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। तो ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। 100 बताइएगा। निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य है? MS वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकते हैं। तो हाँ, MS वर्ड में एक टेबल में एक सेल हो सकता है। MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। तो ये गलत है। तो केवल क्या हो जाएगा? दूसरा असत्य है। दूसरा असत्य है, पहला सही है।